लास्ट टाइम हमने कहाँ तक देखा था? एक तो पैराग्राफ देखे थे, बी टैग देखा था, इटैलिक करने के सर लिए देखा था, ये अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम्स। सर जी, आई एल यूएल किया था। हाँ, हेडिंग्स देखी थी H1 से H6 तक। एंकर टैग अप करना था। जी सर, एंकर टैग करना था। एंकर टैग एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग भी है, क्योंकि जितने भी ये हाइपर लिंक्स हैं लगाने के लिए, लिंक्स लगाने के लिए यूज़ होता है ये। जैसे ये नेविगेशन बनी हुई है वेबसाइट के ऊपर, ये भी एंकर टैग के थ्रू ही हुआ है, क्योंकि हम क्लिक करेंगे तो अबाउट अस के पेज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इसके पेज पे जाएंगे। तो जैसे जो हम क्लिक कर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज खुलता है उसके लिए। हाँ, क्लिक करते नेक्स्ट पेज खुलता है, कुछ भी ओपन होता है तो वो एंकर टैग के थ्रू ही होता है। ये भी एंकर टैग में लगे हुए हैं। क्लिकेबल जो भी चीज़ है ना, वो एंकर टैग के थ्रू है। ये भी एंकर टैग के थ्रू है कि क्लिकेबल है। ये भी इस तरह का क्लिकेबल करने के लिए जो एक्शन परफॉर्म होता है ना, वो इसके थ्रू ही होता है। क्लिक करने के लिए। हाँ, क्लिक करने के लिए, जैसे एक वेबसाइट ओपन है, ये भी इसके ऊपर भी सारा कुछ इसी तरह ही होगा। ठीक है सर। जो भी चीज़ क्लिकेबल होगी वो एंकर टैग के थ्रू ही होगी। जैसे ये नेविगेशन भी बनी हुई है travel.pk पे, ये भी एंकर टैग के थ्रू चल रही है। अब हम इसमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे क्यू मोबाइल में चले जाते हैं इनके। हमने कोई मोबाइल परचेज़ करना है, सबसे पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये किस सिलेक्शन, ये पूरे के पूरी जो है, ये भी एंकर टैग के अंदर है। इस पर एंकर टैग ही लगा हुआ है, क्योंकि हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें इसके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर लेके जाता है जहाँ इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। बाय का बटन है, ये भी एंकर टैग के थ्रू बना हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें अगले पेज पे ले जाता है जहाँ पे हम इसको ख़रीद सकते हैं। तो जितने भी एक्शन, इन ये लिंक लगाने के लिए भी और इमेजेस को भी हम क्लिकेबल इसी से बना सकते हैं, और इसके थ्रू हम नेविगेट करके दूसरे पेजेस पे चले जाते हैं। तो एंकर टैग की एग्जांपल हम अगर गूगल पर सर्च करें तो W3 स्कूल की पहले निकलेगी साइट, इस पर भी चले जाते हैं। उस तरह हम खुद भी लगा लेते हैं। यहाँ पे ये हमने कोड ओपन किया, यहाँ पर एक लिंक लगा देते हैं इस पैराग्राफ के बाद, कि जिस पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक खुल के लिंक ओपन होगा। ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद हमने एक एंकर टैग लगाना है। ए से शुरू होगा, एच रेफरेंस होता है, यानी हाइपर रेफरेंस हम देते हैं। ए से शुरू हुआ, एच रेफ इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हमने एड्रेस बताना होता है जो हमने ओपन करवाना है, और एड्रेस हमेशा HTTP के साथ हमने इस पर बताना है। जिस तरह यूट्यूब ही है, या हम इसको जब कॉपी करेंगे, ये पूरा पूरा HTTPS:// इसके साथ हम एड्रेस देंगे तो फिर कोई साइट ओपन हो। जैसे मैंने पूरा एड्रेस दे दिया। ये एंकर टैग ए से ख़त्म हुआ। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे गए हमें वो लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे हम लिखते हैं यूट्यूब, ये लग गया लिंक। यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो यूट्यूब खुल जाएगी, यूट्यूब खुल गई। अब एक चीज़ और है कि मैं यूट्यूब खुली है, मेरी पहला वाला पेज बंद हो गया, उसी के ऊपर खुल गई। मैं चाहता हूँ कि ये पेज खुला रहा है लेकिन नई टैब खुले और उसके ऊपर ये यूट्यूब खुले। तो उसके लिए होता है टारगेट इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा कि ये नई टैब खोल के ब्लैंक टैब खोलेगा और उसके अंदर ये लिंक चला देगा। सर ये ए से स्टार्ट होगा और एच रेफ इसका कोड होगा।
एचरेफ इसका रेफरेंस हो, यहाँ पे रेफरेंस देते हैं किसी भी पेज का, किसी भी वेबसाइट का जहाँ हमें जाना होता है। इस और ये जो आपने आगे ए के दरमियान में यूट्यूब लिखा है, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो उधर डिस्प्ले होगा। वो खुलेगा, हाँ, ये वो जो यहाँ पे यूट्यूब लिखा है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा कि जिसके ऊपर हमने क्लिक करवाना है। जैसे यूट्यूब लिखा है, इस पर क्लिक करवाना था, या मैंने लिखा नई टैब है उसने खोला, देखो टारगेट की वजह से। और इसकी एग्जांपल ये था मैंने यहाँ पे दिया ना एच रेफरेंस। इसी तरह हम एक वेबसाइट बनाई है, उसके पेजेस भी हम मुख्तलिफ खुला सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट चल रही है, अब इसके डिफरेंट पेजेस हैं, मैं लोकली दिखा भी देता हूँ कि वो उसी तरह ही ओपन करता है। इसकी नेविगेशन अगर हम खोलें, ये पेजेस नज़र आ रहे हैं। मेन डायरेक्टरी वेबसाइट का फोल्डर है जिसमें ये पेजेस पड़े हुए हैं। अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, डिफरेंट पेजेस हैं। मेन पेज इंडेक्स का ही होता है। अब वेबसाइट खुली, अब मैंने अबाउट अस पे जाना है। जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मुझे अबाउट अस पे लेके चला जाएगा। देखो ऊपर से पेज भी चेंज हो गया। ये कैसे हो रहा है? इंक्लूड के फोल्डर के अंदर, हाँ, हमारी नेविगेशन हमारी यहाँ पड़ी होगी, यहीं देख लेते हैं। ये देखो नेविगेशन है, ये अबाउट अस लिखा हुआ है ना, ये एंकर टैग लगा हुआ है, उसके अंदर अबाउट अस .php, उस एच रेफरेंस के अंदर हमने उस पेज का लिंक दिया हुआ है। सर थोड़ा सा इंटरनेट सही तरह नहीं चल रहा सर, थोड़ा स्लो बता देंगे? हाँ, मैंने कहा कि ये लिंक नज़र आ रहा है। जी सर, लिंक नज़र आ रहा है। ये मैंने खोल के दिखाई थी ना साइट कि जिस पर अबाउट अस पे क्लिक किया था तो हम अबाउट अस के पेज पे आ गए थे। ठीक है सर। तो यही वेबसाइट मेरे पास लोकली पड़ी हुई बनी हुई, तो मैंने वो खोल के दिखाया था कि ये पेजेस पड़े हुए हैं इसके। जी, जैसे मैंने क्लिक की, ये मेन डायरेक्टरी में पड़े हैं जहाँ पे इंडेक्स पड़ा हुआ है। तो मैंने इसका लिंक जो है वो क्या, इंडेक्स वाले पेज के ऊपर, ये तो इंडेक्स का पेज है, उसके अंदर मेरी नेविगेशन बनी है जिसमें ये एंकर टैग नज़र आ रहा होगा क्लिकेबल करने के लिए। किसको? अबाउट अस को। ये देखो, उसमें मैंने एच रेफरेंस में मैंने अबाउट अस .php दिया हुआ है। ये आया ना? ये PHP एक्सटेंशन के साथ लगेगी? हाँ, क्योंकि ये इस पर मैंने PHP का कोड भी लिखा है ना वेबसाइट पे, ये इस वजह से ये PHP है। हम एक्सटेंशन देंगे, जो भी पेज की एक्सटेंशन है मैंने इसे एज इट इज़ वही दी है कि जब इस पर क्लिक हुआ तो वो पेज ओपन हो गया। ठीक है सर। ये सारे के सारे पेजेस के लिंक लगे हुए हैं। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके पेज पे चला जाएगा। अगर ये पेज किसी और डायरेक्टरी में पड़ा, जैसे किसी फोल्डर में पड़ा, तो हमें बताना पड़ेगा कि उस फोल्डर के अंदर जाके तो ये वाला पेज होगा। फिर अगर फोल्डर उसके अंदर सब फोल्डर है तो फिर से हम बता देंगे सब फोल्डर के अंदर जाके ये लिंक, ये पेज ओपन करो। तो हमें पूरा एड्रेस देना पड़ता है उसका। ठीक। तो ये एंकर टैग इसलिए यूज़ होता है। बाकी अब इमेजेस के ऊपर भी हम इसको क्लिकेबल कर सकते हैं, और इमेज पहले लगाना भी देख लेते हैं। इमेज के लिए मैं इमेज यहाँ से पिक कर लेते हैं, हम ये लोगो उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट थी। इमेज के फोल्डर के अंदर मैंने ये एक logo.png नाम की एक इमेज रख दी, जो कि एक लोगो है। और हम चेक करना इमेज लगाने के लिए मैं कहाँ पर, यूट्यूब के बाद एक इमेज लगाऊंगा, जिसको क्लिक करेंगे तो फिर साइड ओपन होगी। कौन सी साइड? यही वाली साइड ही ओपन होगी जिस पे ये लोगो लगा हुआ है। ये यूट्यूब लिखा था। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब इमेज लगानी है हमने। जी। इमेज लगाने के लिए इमेज का टैग होता है IMG के साथ। उसके बाद हम SRC बताते हैं, सोर्स कि इमेज पड़ी किधर है। IMG SRC सो डबल कोर्स के अंदर। अब इमेज हमारी कहाँ पे पड़ी है? ये इंडेक्स के पेज के ऊपर हम कोड लिख रहे हैं। हमें इसका ख्याल रखना है कि हम किस पेज पे कोड लिख रहे हैं।
हम इंडेक्स पे कोड लिख रहे हैं, इंडेक्स पेज के मुताबिक एक फ़ोल्डर और आता है इमेज का, उस इमेज के फ़ोल्डर के अंदर जाके ये इमेज पड़ी हुई है। तो हमने पहले बताना है ING का फ़ोल्डर, फिर उसके अंदर जाके लोगो .png एक्सटेंशन के साथ इमेज, और ये स्लैश, और ये इस तरह करके इमेज का टैग ख़त्म होता है, इसके साथ दोबारा IMG नहीं आता। फिर आल्ट इसमें लिखते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, ये बता देते हैं कि अगर ये इमेज शो नहीं होगी किसी ना किसी वजह से तो फिर उसकी जगह पर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। जैसे मैंने ये लिख दिया कि लोगो इमेज है। अब चेक कर लेते हैं, अब इमेज लग गई है यहाँ पे। अगर मैं इमेज की यहाँ पे फोल्डर हटा दूँ तो फिर क्या होगा, ये देखो इमेज गायब हो गई, लेकिन इमेज की जगह पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे कौन सी इमेज थी। सर इमेज पहले जिधर हम वेबसाइट बना रहे हैं उस फोल्डर में कॉपी करनी होगी? हाँ, इमेजेस कॉपी करनी होती है। हर प्रोजेक्ट के अंदर ये एक फ़ोल्डर होता है। जैसे ये मैंने RM की वेबसाइट दिखा रहा था, तो ये मेरे पास वेबसाइट पूरी बनी पड़ी है, ये जो चल भी रही है ऑनलाइन जी। ये वाली थी इधर की, वो मैंने बंद कर दी है। तो वो पूरी वेबसाइट यहाँ पे पड़ी हुई, उसके अंदर ये देखो इमेज के नाम पे एक फ़ोल्डर है सेपरेट, सारी की सारी इमेजेस इसमें पड़ी हुई हैं जितनी वेबसाइट के अंदर लगी हुई है ना, उसमें सेपरेट फ़ोल्डर बनाए हुए हैं। ये मेन इमेजेस हैं जो लगी हुई हैं, फिर आइकन्स जो लगे हुए हैं वो उसके अंदर आइकन्स सेपरेट करके रखे हैं, फिर एक फ़ोल्डर और बना के 3 इसमें इमेजेस पड़ी हुई। इस तरह ये इमेजेस जो है सेपरेट फ़ोल्डर में रखते हैं, उनका लिंक दे के फिर उसको लगाते होते हैं। सर जो जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें भी वो वाला पेज भी, उसमें भी हमने अलग फोल्डर बनाया हुआ है? हाँ, उसमें भी इसी तरह फ़ोल्डर मैंने बनाया है। जैसा ये CMS में चले जाएँ, जो बैकएंड है इसका, उसमें अगर कोई इमेज लग रही है तो वो भी देखो फाइल है, उसके अंदर इमेज नहीं यूज़ की, उसके अंदर भी हमने फ़ोल्डर बनाया है। ये देखो तकरीबन जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें फ़ोल्डर बनता है। जैसे एक ये प्रोजेक्ट है मैं अभी बना रहा हूँ, तो उसके अंदर ये CSS का है, ये है प्रोजेक्ट, तो इसका भी देखो IMG का फ़ोल्डर इसमें सेपरेट बना हुआ है, जिसके अंदर 2 इमेजेस ऐसे लगी हैं, स्लाइडर चल रहा है, उसकी इमेजेस सेपरेट करके रखी हुई हैं, और वो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये इसमें इमेज ये लगी हुई है, ये स्लाइडर पे इमेज चल रही है, ये लगी हुई है इमेज। तो ये सेपरेट रखते हैं ताकि हमें मिल भी इजीली जाए। जैसे Visual Studio एडिटर, इसको मैं यूज़ करना बाद में बताऊँगा, इसमें भी हम कर लेते हैं स्टैटिक पेज अगर बनाने हो या वेब डिज़ाइनिंग करनी हो तो ये भी काम आता है। इसमें साइड पे हमें सारे के सारे नज़र आते रहते हैं। जैसे ये फ़ोल्डर मुझे नज़र आया, इमेज के अंदर स्लाइडर का फ़ोल्डर, उसमें ये इमेजेस पड़ी हैं। तो हमने सर एक सेकंड सर वेट कीजिएगा सर। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे इमेज लगा रहे थे ना, एक तो मैं बता रहा था कि ये हर काम के लिए हमने ना एक फ़ोल्डर बनाना था, जिस टाइप की फाइल्स रखनी है हमें फ़ोल्डर ज़रूर बनाने हैं, इससे ऑर्गेनाइज रहता है। इमेज के लिए इमेज का CSS की जितनी फाइल्स है उसके लिए सेपरेट फ़ोल्डर हो। अभी तक तो हमने CSS लिखी नहीं, शुरू की इस वजह से नहीं, जिस तरह मैं ये प्रोजेक्ट ये दिखा रहा था कि RM का, इसमें देखो ना CSS के लिए सेपरेट है, फ़ॉन्ट्स अगर हमने यूज़ किए हैं उसका सेपरेट फ़ोल्डर बना हुआ है। कोई और फाइल्स अगर एक्स्ट्रा इंक्लूड की, कनेक्शन की या दूसरी, वो अलग फ़ोल्डर में पड़ी हुई हैं। जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ कर रहे हैं वो अलग को, हर तरह की फ़ाइल, जिस टाइप की फाइल्स है, जिस टाइप का कोड उसमें लिखा है, वो उनको सेपरेट करके रखा हुआ ताकि कोई मसला ना हो हमें काम करने लगे ढूंढने में। जो ऑनलाइन डाउनलोड हुई कुछ फाइल्स हैं वो हमने सेपरेट की हैं। हर प्रोजेक्ट में देखो तकरीबन ऐसे ही होता है, यही फ़ोल्डर नज़र आएंगे।
इमेज के लिए अलग, फ़ॉन्ट्स के लिए अलग, CSS हम लिखेंगे वो अलग होंगी। सर ये जो आप हमारे वाला जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, हाँ सर इसमें वो इमेज इसके अंदर आपने सेव की है तो ये बाहर index.html सर ये शो हो रहा है। हाँ, index.html बाहर ही रखना होता है, मेन डायरेक्ट पेजेस बाहर ही आते हैं, बाकी जो दूसरे पेजेस होते हैं वो इस तरह नज़र आते हैं। इमेज जो होगी वो इमेज फोल्डर के अंदर होगी। हाँ, इमेज फोल्डर के अंदर हो। और और सर ये जो बाहर शो हो रहा है ये क्या चीज़ है? बाहर क्या, ये वाला? सर ये नीचे index.html। ये मेन पेज है, मेन वेबसाइट का पेज है। जैसे ही RM पे जाओ ना, ये पूरी वेबसाइट ये बनी पड़ी है, ये चल रही है अभी, मैंने पहले ब्लू कलर की दिखाई थी। इसके जी देखो सर। जितने पेजेस हैं वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और जितने इसमें फोल्डर, CMS में इसका बैक एडमिन पैनल पड़ी हुई, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जहाँ से वेबसाइट में चीज़ें अपलोड वगैरह होती हैं, जी, उसका जी। फोल्डर ही सेपरेट है, उसमें अलग चीज़ें आपको नहीं पड़ी हुई हैं। लेकिन ये होम फ्रंट एंड है वेबसाइट का, उसके हर फोल्डर सेपरेट है, सारे पेजेस सेपरेट पड़े हैं, मेन जो पेजेस हैं सारे यहाँ पे पड़े होते हैं। ठीक है सर। और होम पेज हमेशा इंडेक्स का होता है, इसीलिए इंडेक्स का नाम रखा है, क्योंकि बाकी पेजेस भी पड़े हुए हैं और इंडेक्स का पेज भी है। अगर हम नहीं बताते इसका नाम होम रख देते ना, जब इसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे सर्वर के ऊपर, वेबसाइट को होस्ट करते हैं, जब हम लाइव करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो होम के पेज को नहीं रन करता, वो हमेशा index.php HTML जो भी पेज होगा ना इंडेक्स नाम का, उसने उसे चलाना है। ठीक है वो भी लिनक्स सर्वर होते हैं, जब ये होस्टिंग वगैरह के बारे में बताऊंगा तो फिर सही पता लगेगा। तो ठीक ये है सर। PHP के पेजेस जो होते हैं, ये HTML का जब हम वेबसाइट को पूरी स्टैटिक को भी जब हम अपलोड करते हैं ना, तो इंडेक्स नाम ही हमेशा रखते हैं, तो हमारा होम पेज जो होता है, जी सर। क्योंकि हमारा यहाँ पे है ही होम पेज, एक ही पेज है और वही होम पेज है, तो इस वजह से इस पर काम कर इंडेक्स ही नाम रखा हुआ है। ये इमेज थी, इमेज लगा ली हमने, इमेज का हमने सोर्स भी सही तरह बता दिया। अब हमने इस इमेज को क्लिकेबल करना है, क्योंकि ये इमेज अभी जो है क्लिकेबल नहीं है, देखो क्लिक नहीं हो रहा इसके ऊपर। हम चाहते हैं इस पर क्लिक को और इसके पीछे इसी की वेबसाइट खुले, कौन सी वेबसाइट खुले? ये इसकी वेबसाइट खुले जिसका ये लोगो लगा हुआ है। जी, जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इमेज को एंकर टैग में रख देंगे। हमने ए रखा, एच रेफरेंस, अभी खाली छोड़ते हैं, बाद में हम लिंक लगाएंगे, और इसके यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर दिया, और दिखने में ज़रा साफ़ लगे इस वजह से इस तरह से हम इसको शो करवा देते हैं। एंकर टैग के अंदर जाके इमेज होगी अब प्लेस, यहाँ पर हम उस वेबसाइट का लिंक देंगे, ये हमने कॉपी किया लिंक, यहाँ पेस्ट किया, और टारगेट हम इसको अगली नई टैब में खुलवाना है, इस वजह से वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये देखो क्लिकेबल है, नज़र आ रहा है। जी, जी सर। अब ये क्लिकेबल हो, सर आप थोड़ी सी सर स्लो करवा देंगे, क्योंकि ना मौसम इधर ख़राब है, उस वजह से इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा नहीं आ रही। चलो ठीक है, बस मुझे बताते रहना, साथ ही वीडियो में आज लाजमी दूंगा, वीडियो ले लेना। जी सर, वो वही कहना था, पिछली दो भी नहीं है अभी तक। हाँ, ये रिकॉर्ड भी साथ हुआ ही है। जी सर। अब ये नज़र आ रही ना क्लिकेबल हुई हुई। जी, जी। अब मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट पेज खोल जो जाए। नेक्स्ट पेज खुला उस पर वेबसाइट खुल गई जिसका हमने लिंक दिया था। ठीक है सर। और क्लिक किस पे हमने किया था, हमने तो आइकन पे क्लिक किया था। इसी तरह से वेबसाइट जो बनती है ना, उसमें चीज़ें भी बनती हैं, हम कोई आइकन लगा दें, कोई चीज़ लगा दें, हाँ उस पर कहेंगे कि यूज़र को हम जिस तरह मोबाइल बना हुआ दिखा दें कि तुमने ख़रीदना तो इस पर क्लिक करो, वो आके इस पर क्लिक करेगा तो वो कोई नई चीज़ खुल जाएगी या उसकी डिटेल खुल जाएगी। सर ये सर टोरेंट वगैरह पे जो लिंक होता है उसका नाम के ऊपर भी क्लिक करें तो पेज खुल जाता है, और उसका जो साथ लोगो बना होता है उसके ऊपर भी क्लिक करें तो खुल जाता है। वो कैसे होगा सर? वो भी ऐसे ही, यूट्यूब के साथ अगर इसका सेम लोगो भी लगाना हो वो कैसे लगेगा? यूट्यूब के साथ ही लोगो भी इसका लगाना हो जी सर, यूट्यूब और यूट्यूब का लोगो भी साथ ही हो। तो इसी तरह ही है। पहले हमने ये इमेज ये हमने लगाया हुआ है ना, यहाँ पे इमेज को लगाया है, हम साथ ही यहाँ पे लिख देते हैं, जिस तरह ये वेबसाइट का नाम था ऐसे, अगर हम ये भी साथ लिख दें तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी।
लेकिन इसको CSS के साथ थोड़ा खूबसूरत करके बनाना पड़ता है, जो लिखा हुआ इसके बराबर बड़ा हुआ लगे, पता ना लगे। ठीक। जैसे एक मिनट जरा वेट, आंसर बच्चे लगे अच्छा ये मैं दिखा रहा था YouTube का, जिस तरह ये लोगो लगा हुआ है, ये तो खैर लोगो उसका बना ही ऐसे हुआ है ना। अगर हमने कोई इमेज लगानी, इमेज के साथ ही कुछ लिखना भी है ना, तो हम वो भी लिख सकते हैं। वो एक वेबसाइट थी, ये इसके ऊपर ही लिखा है। ये देखो अब ये लोगो लगा हुआ है, इतना ये 2 इमेजेस हैं, इसके नीचे ही हमने ये खुद से लिखा हुआ है। जी सर। तो ये CSS के थ्रू इसको कंट्रोल करके इसको इसका स्टाइल वगैरह दे के इसके नीचे लिख दिया, साथ ही हमने इमेज लगा दी। पूरे के पूरा सिंगल एक एंकर टैग है जिसके अंदर ये सारा कुछ हमने लगाया है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो पूरे, सर लोगो क्लिकेबल है? हाँ लोगो क्लिक, हमेशा लोगो क्लिकेबल होता है। होम, कई लोग होम का यहाँ पे लिंक लगवाते हैं, अगर ना भी लगाए ना तो अगर हम लोगो पे क्लिक करें तो हम वेबसाइट के होम पेज पे हमेशा आते हैं। ये अभी लोड नहीं पूरी हुई। जितनी भी देखोगे वेबसाइट, हमेशा उनके जो होम पेज होगा ना, वो उनका जो लोगो होगा क्लिकेबल होगा। जैसे ये भी क्लिकेबल है, एक ये वेबसाइट है, इसका भी देखो ये लोगो, ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है। वेबसाइट के सबके लोगो क्लिकेबल ही होते हैं। ये भी देखो क्लिकेबल, ये भी जो चीज़ को हमने जिस मेन पेज पे लेके आने के लिए एक लोगो यूज़ होता है, एक होम का लिंक होता है। जैसे होम का लिंक ये लगा हुआ, कुछ लोग नहीं भी देते, होम लिखवाते। जब हम के ऊपर कर्सर लेके आते हैं, हाँ, तो वो ब्लिंक करता है या फिर मतलब जूम हो जाता है? जैसे ये अंडरलाइन आ रही है, जी सर, अंडरलाइन आ जाती है। ये इफेक्ट है, ये CSS के थ्रू ही आएगा। CSS के थ्रू है। जैसे ये कलर आ रहे हैं, जी सर, जिस चीज़ को हम सिलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं, वो या ग्लो करता है या अंडरलाइन हो जाता है। हाँ ये या इसके अंदर जैसा जिस तरह यूनिवर्सिटी की स्लाइड है, वो नीचे से स्लाइडर खुल जाता है उसका। जब हम एकेडमिक्स या किसी के ऊपर भी कर्सर लेके जाते हैं, उसका नीचे एक स्लाइडर खुलता है। हाँ, वो उसके वो होवर इफेक्ट उसे कहते हैं। होवर, जब हम माउस ऊपर लेके जाते हैं उस पर, हमने अगर नेविगेशन भी बनाई होती है, कई दफ़ा जैसे होवर करें उसके ऊपर तो नेविगेशन खुल जाएगी। जी। तो वो CSS के थ्रू ही सारा कुछ होना है। HTML से सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ही हम जैसा मिल, ये टैग्स अभी सीख रहे हैं हम, इमेज टैग, एंकर टैग, ये बाकी इनको खूबसूरत बनाना पेज को सारा CSS के थ्रू ही वो काम है, उसी के थ्रू होना है। जैसे ये सर्विसेज है, सर्विसेज बाकियों के ऊपर लेके जाते हैं, कलर ही चेंज होता है। इस पे लेके जाते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप डाउन आ जाती है नीचे। जी सर। ये भी होवर पे बनी है, ऐसे माउस ऊपर गया, होवर हुआ, इसने इसके नीचे नेविगेशन को ओपन कर दिया। तो ये जब हम एंकर टैग, जब नेविगेशन वगैरह बनाएंगे, फिर हम ये सारी ड्रॉप डाउन भी साथ ही सीख लेंगे कि ड्रॉप डाउन कैसे बनानी है हमने। ठीक है सर। ये थोड़ा सा चीज़ें सीख जाओगे ना, जब ये चीज़ें ये बनाना आ जाएगा, तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई रेडीमेड भी मिल जाती हैं काम करने के दौरान। ये जिस तरह स्लाइडर चल रहा है, जब ये बनाना आ जाए तो ये बने बनाए भी मिल जाते हैं। बंदे को खुद भी कहीं ना कहीं से कॉपी भी कर लेता है बंदा, थोड़ा सा चेंज करके। जब किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट बना के देनी हो, वेबसाइट बना के देनी हो, तो इसी तरह ही बंदे काम करते हैं सब डेवलपर्स भी। जैसे ये आइकन्स लगे हैं, एक एक चीज़ खुद नहीं बनाने बैठते, लेकिन आनी चाहिए करनी। पहले हमें बेसिक्स पता हो तो फिर हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे। आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, स्क्रीन मुझे बताना नज़र आए तो। हम वेब पेज एक बनाने लगे दोबारा से, जिसके अंदर पहले हम
खाली HTML का पेज लिख रहे थे, अब हम CSS अटैच करेंगे इसके साथ। और ठीक CSS है लिखने का 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ CSS जो है वो अवेलेबल है। वो मैं बताऊंगा कि इनलाइन CSS कौन सी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। सर, आपकी आवाज़ कट रही है। मैंने कहा मैं तीनों टाइप्स की CSS के बारे में बताऊंगा, जो कि एक्सटर्नल होती है एक, जो एक सेपरेट फाइल के अंदर, इंटरनल जो होती है इस पेज के ऊपर हेड टैग के अंदर, और एक जो हम इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं। इंटरनल। इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, ये मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ मैं ये क्योंकि फ़ाइल मैंने देनी है तो इसमें लिखी रहेगी। इंटरनल। सर, स्क्रीन ही शो हो रही। नहीं शो हो रही, नहीं दोबारा सर। दोबारा शेयर करता हूँ, जब नज़र आए ना तो बताना। क्या आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं जो मैंने क्लास में दिए थे? हम्म? सर कह रहे पढ़े हुए हैं अहमद। हाँ, उसमें भी एक तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें सारी उसमें लिखी हुई हैं मैंने ये। बाकी मज़ीद जो करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। नज़र आ रही? नहीं सर, लोडिंग ही हो रही है। नहीं आई नज़र? नहीं सर, लोडिंग हो रही है लेकिन शो नहीं हो रही। इंटरनेट स्लो, दोबारा मैं, ठीक है। हम 3 टाइप्स ऑफ CSS है, एक है इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इंटरनल कहाँ पे होती है? हेड टैग के अंदर। ये हम लिखते हैं इसको हेड टैग के अंदर। जो एक्सटर्नल होती है सेपरेट फाइल के अंदर, और इनलाइन जो होती है इन एवरी टैग, इन ईच टैग। मतलब हर टैग के अंदर, हम किसी भी टैग के अंदर जो लिखेंगे ना तो उसको हम कहेंगे इनलाइन। एक्सटर्नल हो गई सेपरेट फाइल के अंदर कोड लिखते हैं CSS का, और इंटरनल होता है इस हेड टैग के अंदर हम एक स्क्रिप्ट का टैग और स्टाइल का टैग लगा के उसके अंदर लिखते हैं। अब जैसे पहले अभी पूछ रहे थे कि इसको सेंटर में करना है, तो CSS के अंदर भी किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम यूज़ करते हैं। कैसे इसको पहले, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा। इनलाइन हम कर रहे हैं CSS, स्टाइल लिखा, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर मैं अब लिखूँगा टेक्स्ट कॉलन, टेक्स्ट डैश अलाइन, उसके बाद कॉलन सेंटर, सेमी कॉलन आगे लगा लेंगे, सेंटर में चला गया। जी। ये हमने किस तरह किया? हमने इनलाइन CSS यूज़ किया है और हमने उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाई है स्टाइल। स्टाइल का हमने लगा के यहाँ पे एट्रीब्यूट हम इसका यूज़ किया, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर हमने बताया उसकी जो प्रॉपर्टी है क्या, कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि टेक्स्ट को अलाइन करना है हमने सेंटर में। ठीक है सर। तो इससे सेंटर में हो गया। अब हमने क्या करना है, एक तो ये हमने किया ना, कलर पूरा देना है हमने बॉडी को। मेरी आवाज़ आ रही है? चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो ठीक होती है। अच्छा, ये बॉडी का टैग, इसके अंदर मैंने इसके अंदर कलर देने लगा हूँ। किस वजह से कि ये पूरे का पूरा जो पेज है मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, वाइट कलर से हटा के ना मुझे कोई और कलर देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बॉडी का जो टैग है ना इस पेज के ऊपर, उसके अंदर मैं इनलाइन स्टाइलिंग दे के बैकग्राउंड कलर दूँगा। इसमें इस बॉडी का टैग है, इसमें मैंने लिखा स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर और ग्रीन। बैकग्राउंड कलर को मैंने ग्रीन कर देना है। जब मैंने पेज रिफ्रेश किया तो सारे का सारा कलर ग्रीन हो गया। ये किसके थ्रू मैं कर रहा हूँ? मैं इनलाइन CSS के थ्रू कर रहा हूँ, इस CSS के थ्रू कर रहा हूँ।
अब हम इंटरनल देख लेते हैं, इंटरनल सीएसएस क्या होती है। इंटरनल अगर सीएसएस, उसकी इसमें मतलब फॉन्ट वगैरह या इसको खूबसूरत बनाना है उसके लिए स्टाइल यूज करेंगे। हाँ, स्टाइल का अगर टैग। किसी टैग के अंदर जाके हमने सी एस एस अप्लाई करनी है ना, तो तब हमने स्टाइल का टैग यूज़ करना है। उस टैग के अंदर जाके स्टाइल लगा के और सी एस एस आगे लिखनी डबल कोट्स के अंदर। इसको कहते हैं फोर्स करके हमने अप्लाई करना भी कहते हैं, क्योंकि हम सेपरेट पेज के ना सी एस एस लिख रहे हैं तो कई दफ़ा अप्लाई नहीं होती, मसले बड़े आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट टैग के अंदर जाके लिख देते, तब तो अप्लाई हो ही जाती है। जैसे मैं एग्जांपल अभी देता हूँ, मैं यहाँ पे ये एक पेज बना रहा था, तो इसके अंदर मैं मार्जिन पैडिंग में आगे समझाऊंगा। अभी तो मैं वो ज़ीरो करने की कोशिश कर रहा था, तो हो नहीं रही थी अप्लाई। तो मैंने क्या किया, मैं जाके इसके टैग के अंदर चलो वो टैग मिलना नहीं, जल्दी टाइम वेस्ट होना। चलो वैसे मैं कोई और दिखा देता हूँ कि कुछ चीज़ों पे जहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई सही तरह से ना हो रहा हो ना कोड पे, तो हम इनलाइन, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक लोगो लगाया है, ये लोगो भी मैं लगा रहा था, तो लोगो को मैं ऊपर से स्पेस थोड़ी कम देना चाहता था। जैसे ये लोगो जी। मेरा लगाया था, लोगो मेरा नीचे ज़्यादा था, ऊपर से स्पेस ज़्यादा थी, लेकिन ऊपर हो नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टाइल इज़ इक्वल टू मार्जिन टॉप -5 पिक्सल्स मैंने डायरेक्ट इसी टैग के अंदर जाके लिख दिया, इनलाइन ठीक स्टाइलिंग है। इसे की CSS। तो उससे क्या हुआ, मेरा ये लोगो जो है ये खुद ब खुद ही जो है ऊपर को चला गया। ठीक है, अब हमने इनलाइन स्टाइलिंग देख ली है। अब हम क्या करेंगे, हम हेड टैग के अंदर जो है वो स्टाइल टैग लगाएं, हम वो स्टाइल का जो है टैग लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखना है स्टाइल और स्टाइल ये। अब हम इसको कहते हैं इंटरनल CSS, यानी इस स्टाइल के टैग के अंदर जितना भी CSS का कोड हम लिखेंगे ना, वो इसी पेज के ऊपर ही रहेगा और इनमें किसी पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ से तो मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैंने ये टेक्स्ट का तो को सेंटर में किया था ना, जो वापस चला गया उधर। जी। अब इनलाइन स्टाइलिंग यहाँ पे यूज़ हुई है, लेकिन यहाँ पे ख़त्म कर दी। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ H1 जो है यहाँ पे मौजूद है, तो मैंने बताना है कि H1 जो टैग है ना, H1 लिख के टैग का नाम आगे ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर ली, ब्रैकेट जो ये ओपन की हमने इसे क्लोज़ किया, और उसके अंदर मैंने बताना है कि जो टेक्स्ट है उसको क्या करो, वही मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर करना। टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो क्या होगा, वो सेंटर में चला गया। मैंने अभी किसके थ्रू किया, मैंने इंटरनल CSS के थ्रू किया। पहले मैंने ये सर हम ऊपर इसकी स्टाइल की बॉडी बना के नीचे जिसको भी चेंज करना है इसकी बॉडी के अंदर लिख देंगे। हाँ, ये हमने चाहे जितने चेंज करने हो। हाँ, ये इस तरह से होता है कि हम अपना पेज के ऊपर, इसी पेज के ऊपर हम स्टाइल का टैग लगा के उसमें जिसका हमने स्टाइल चेंज करना है ना, हमने इसको बताना। जैसे H1 को हमने चेंज करना है तो H1 का नाम लिख दिया। ये सिलेक्टर है एक किस्म का, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर दिया। ये जो हमने बॉडी के अंदर स्टाइल लगाया ये भी उधर ही लग सकता है स्टाइल में। हाँ, ये भी उधर लग सकता है। मैं अगर यहाँ ख़त्म कर दूँ, ये मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा बॉडी और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहाँ से अब इस पर बदल के ना रेड कर देता हूँ, तो देखना रेड हो जाएगी। यही काम हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इंटरनल की समझ आ गई नेक्स्ट, और इनलाइन की भी। जी सर। अब ये दो टाइप्स की CSS होगी। अभी थर्ड टाइप की CSS होती है ना, वो क्या होता है कि एक पेज हम सेपरेट बनाते हैं CSS के लिए, सेपरेट CSS फाइल बना के उसके अंदर सिर्फ CSS का कोड लिखते हैं, और वही ज़्यादा कन्वीनियंट वे है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट ऑनलाइन चलते हैं सही, उनमें ऐसे ही होता है कि हम प्रोजेक्ट के अंदर जाके सेपरेट फोल्डर के अंदर जाके CSS का कोड लिखते हैं, कभी भी इसके ऊपर नहीं लिखते। इनलाइन हम यूज़ कर लेते हैं, इंटरनल कभी कभार यूज़ करते हैं कुछ ऐसा कोड लिखने के लिए जो कि किसी और पेज के ऊपर नहीं लिखना होता। और इस एक फाइल में दो स्टाइल्स यूज हो सकते हैं इनके
मतलब इन एक्सटर्नल भी यूज़ हो जाएगा, इंटरनल भी यूज़ हो जाए। एक्सटर्नल और इंटरनल, हाँ, दो यूज़ हो सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम अलग-अलग पेज बना देते हैं एक्सटर्नल का, जैसा आपने कहा कि एक अलग फाइल बनती है सीएसएस हाँ एक्सटर्नल में, तो अगर हमने वैसे लाइन में कुछ करना है जल्दी के लिए तो हम इनलाइन कर सकते हैं। हाँ, तब हम इनलाइन का हम तब इनलाइन कर सकते हैं, हम उस तरह भी हम इनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आदत नहीं डालनी इनलाइन करने की। इनलाइन ठीक का है सर। सबसे ज़्यादा जो इशू बनता है ना, वो ये होता है कि हम इसको चेंज बार बार नहीं कर सकते, हमें फिर चेंज करने के लिए वहीं जाके चेंज करना पड़ता है। और ठीक है सर। सबसे ज़्यादा ये कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जब बनते हैं ना, तो ऐसा हमारा लिखा हुआ स्टाइल जो होता है ना, वो इजीली फिर चेंज करना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा ये है कि हमने यहाँ से हम ऐसा कोड लिखना होता है कि हमें कोड थोड़ा लिखना पड़े, हमारे एक छोटे से कोड की वजह से ज़्यादा जगह पे चेंजिंग आसानी से हो सके। तो ठीक उसके है लिए मैं क्लासेस आईडीज़ वगैरह जब बताएंगा ना, तो समझ वो आ जाएगी इजीली। ऐसे क्या होता है कि हर टैग है हमारे पास, यहाँ 15 टैग हो फ़र्ज़ करो, यहाँ जी। पे H1 का टैग एक है ना, मैं अब यहाँ 10 दफ़ा भी टैग लिखूँगा तो ये सेम स्टाइल सारे सेंटर में ही होंगे। ये देखो, सारे के सारे टैग सेंटर में है ना। जी। अगर मैं ये तरीका, ये ऊपर इंटरनल CSS के थ्रू जो इसको टेक्स्ट लाइन किया, ये तरीका ना यूज़ करूँ, स्टाइल का टैग लगा के यूज़ करूँ, तो होगा क्या कि मुझे 10 ये जितने टैग्स हैं सब में मुझे ये बताना पड़ेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम बचाने के लिए। हाँ, वो क्या तरीका है, वो एक सिलेक्टर है, सिलेक्ट करके वो सिर्फ ऊपर वाला टैग हुआ, बाकी सब नहीं अप्लाई हुआ। ठीक है तो मुझे इससे भी हम बच जाते हैं, मुझे पता लग जाता है कि हम ये सारे के सारे H1 के ऊपर ही अप्लाई हो गया स्टाइल जो है। ठीक है इसलिए ये भी याद रखना है, H1 एक सिलेक्टर है, बॉडी एक सिलेक्टर है, आईडी क्लास हम यूज़ करेंगे वो एक सिलेक्टर होगा जिस जो चीज़ को सिलेक्ट कर लेता है। हम पहले सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट स्टाइल अप्लाई करेंगे ना किसी चीज़ पे। जी। हमने इसको बॉडी को सिलेक्ट किया, H1 को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर हमने स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब थर्ड वे जो है वो सेपरेट फ़ाइल वाला है। अब वो सेपरेट फ़ाइल भी हम बना लेते हैं। उसके लिए पहले फ़ाइल होना ज़रूरी है, तो पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। और फाइल के लिए हमने एक फ़ोल्डर बनाया था CSS का, क्योंकि CSS की फ़ाइल सारी हमने वहाँ पे रखनी होती हैं। CSS के फ़ोल्डर में जाके स्टाइल नाम की हमने एक फ़ाइल बनाई, style.css, इसकी एक्सटेंशन CSS है। ये हमने इसे सेव किया तो फाइल बन गई। अब हमने इस फाइल को लगाना है इसके अंदर, तो इसको लगाने के लिए जो टैग यूज़ होता है, अच्छा उसके अलावा ये अगर हम यूज़ कर रहे हो ना, हम एक्सटर्नल फाइल भी यूज़ कर रहे हो और इंटरनली भी हम CSS ऐसे लिख रहे हो ना, अगर जिससे हमें ये लिखी हुई है, जी। तो इस चीज़ के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो फाइल है ना एक्सटर्नल, उसके बाद ही ये दूसरे वाला आए, ताकि वो उससे ओवरराइड ना हो सके, वो कोड आपस में मिक्स ना हो जाए, सही तरह से अप्लाई हो। समझ नहीं है सर इसका। वो चलो अभी इतनी वो बाद में जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो फिर समझ लगेगी सही तरह। वैसे मैंने बताया था, अभी ठीक। इसको रहने दो। तो ये कैसे लगाते हैं फाइल, हम लिंक का टैग यूज़ करते हैं, जी। फिर हम यहाँ पे भी यही बताते हैं href, और इसके अंदर हम नहीं, ये href एक मिनट मुझे देख लेने दो। हाँ, href ही है। href के अंदर हम उसका सोर्स बताएंगे कि वो फ़ाइल कहाँ पड़ी है। सबसे पहले तो हमने CSS के फ़ोल्डर में रखी थी, फिर उस फाइल का जो नाम था style.css, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है कि इस फाइल का रिलेशन क्या है। रिलेशन है ये स्टाइल शीट है, और टाइप इसकी जो है उसके अंदर किस टाइप का हम कोड लिखेंगे, हम टेक्स्ट /CSS, और ये क्लोज़ हो गया। ये भी इसी तरह क्लोज़ होता है कि हम स्लैश लगा के क्लोज़ करते हैं। ऐसे टैग्स जो कि दोबारा उससे अपने नाम के साथ दोबारा से क्लोज़ नहीं होते, तो इसी तरह स्लैश लगा के ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारी ये फाइल जो अटैच हो चुकी है। अब चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर रेड वाला यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, ख़त्म हो गया। अब मैं इस फाइल के अंदर जाके मैं बॉडी को टैग कलर दूँगा। जैसे ये फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है, इससे मैंने बॉडी लिखा, बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा, इस पहले हमने ब्लू, इस पर हम ब्लू दे के देखते हैं इसको। ये जैसे ही मैंने इसको पेज को रिफ़्रेश किया, कलर ब्लू हो गया। इसका मतलब है कि हमारी ये वाली फ़ाइल पे अटैच हो चुकी है। अब हमने जो कोड वहाँ पे लिखा था वो यहाँ से कॉपी किया,
हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये स्टाइल का टैग यहाँ से ख़त्म कर दिया। यही सारा काम वहाँ से भी होने लग गया। एक नई चीज़ कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको कलर वाइट दे देते हैं, कलर कोलन वाइट, टेक्स्ट वाइट कलर का होगा। अब ये सेपरेट फाइल के थ्रू हमने किया है। हमने फाइल एक बना दी है जो कि इस पेज के साथ लिंक हुई हुई है और उसके अंदर हमने लिखा। अब सेपरेट फाइल का फ़ायदा क्या होता है, हम यहाँ पे 10 भी पेज और हमारे बने हुए हैं ना, तो हमने एक ही स्टाइल शीट यूज़ करनी है और एक ही स्टाइल सब में जब हम लिंक करवाएंगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा स्टाइल। और यही सही तरीका होता है प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे ये प्रोजेक्ट एक चल रहा है, बन रहा है, अभी नेविगेशन है ये ऊपर जो चल रही है, इसने हर पेज के ऊपर शो होना है। तो इसका सही तरीका यही है कि इसको हम एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर हमने इसका कोड लिखा और हमने हर पेज के ऊपर उसको कोड को कॉल करें और उसके अंदर ये नेविगेशन जहाँ पे भी आया था हमें बार बार ना उसका लिखना पड़े। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें पता है हमें जहाँ पे भी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट यूज़ करना है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, तो हमने एक ही स्टाइल रखना है टेक्स्ट का। तो हम एक ही फाइल के अंदर लिख के उसे रख लेंगे और हर पेज के ऊपर उसको हम लिंक करवाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, हर पेज पे सेम ही स्टाइल अप्लाई होगा। अगर थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना हो तो हम उसमें स्टाइल वाली फाइल में जाके चेंज कर देंगे। नहीं, अगर हमने चेंज सारे पेजेस को चेंज कर देगा, वो सारे पेजेस पे करेगा, लेकिन ये है कि हम मकसद ये होता है कि हम एक स्टाइल शीट भी बना लेते हैं, एक से ज़्यादा स्टाइल शीट भी बन जाती हैं। मैं जैसे दिखाता हूँ, ये वेबसाइट है थी ये, इसमें CSS में देखो कितनी है, एक मिनट, हेलो जी जी सर। अब मैं दिखा रहा था यहाँ पे, ये देखो ना, अब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर कितनी CSS की फाइल्स नज़र आ रही। टॉप के लिए अलग है, स्टाइल की मेन फाइल अलग है, स्लाइडर पे जो स्टाइल अप्लाई हुआ है उसकी फाइल अलग है, नेविगेशन के लिए अलग है, सारी सेपरेट फाइल्स दी हुई हैं। फिर इसके यहाँ पे आओ तो ये देखो CSS फाइल्स हैं सारे। हम एक से ज़्यादा फाइल्स भी बना लेते हैं, हर काम करने के लिए हम सेपरेट फाइल भी बना के रख सकते हैं, हमारा कोड और ऑर्गेनाइज हो जाता है, हमें ईजीली समझ भी आएगा। ठीक है। जैसे ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी 2 फाइल्स हैं, ये देखो, स्टाइल CSS के अलग है, स्लाइडर का कोड इसमें अलग लिखा हुआ है। अब मैं इसको चेंज करना है, मैं इसी फाइल में जाऊंगा, आराम से चेंज कर लूँगा। वरना क्या होता है, कई दफ़ा अब ये आराम के अंदर जाते हैं, अगर हम देखें तो इसके अंदर एक ही स्टाइल की शीट नज़र आएगी। सर आपने कोडिंग स्टूडियो में की हुई है? हाँ, मैं ज़्यादातर वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए विजुअल स्टूडियो ही यूज़ करता हूँ। नोटपैड भी सब? नहीं, नोटपैड भी यूज़ करता हूँ। नोटपैड में देखो ये सारे प्रोजेक्ट खुले हुए हैं, ये भी यूज़ करता हूँ, लेकिन कोड इसी में जब पेज डिज़ाइन करना होता है तो इसमें, क्योंकि इसमें काम ज़रा तेज़ हो जाता है और गलतियाँ भी पकड़ लेता है जल्दी, और ये सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज होती है। कोई मुझे चीज़ इंस्टॉल करनी है कोई नेट से, तो मैं यहाँ से नेट इंस्टॉल कर लेता हूँ बजाय नेट से ढूंढने के। कुछ इसमें यह भी फ़ायदा है कि हम कोड, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल उठा के लगानी, इसने कोड खुद ही लिख देना है। ये मैंने उठा के लगाई है, कोड उसका लिखा गया, टाइम सेव होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। नोटपैड रहने थे? नहीं, नोटपैड से तो अभी स्टार्टिंग इसी से लेनी है। मैं अभी तक कई दफ़ा इसको भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी एडिटर है, ड्रीम वीवर है, वो मैं सिखा दूँगा। ड्रीम वीवर पर यूज़ कर लेना, विजुअल स्टूडियो भी है, वो भी यूज़ कर लेना। काफ़ी एडिटर्स हैं, लेकिन सीखने के लिए यही रखना है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि टैग अपने आप क्लोज होने लग जाता है, गलतियाँ ये हमें बताने लग जाता है, तो हमसे फिर इजी हो जाता है। स्टार्ट में हम वो चीज़ें सीखते नहीं सही तरह। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस भी काफ़ी पावरफुल है। देख, जैसे इसके अंदर टैग के ऊपर क्लिक किया तो हमें एंडिंग टैग इसका मिल जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ नोटपैड में देखो तो उससे भी ज़्यादा अच्छी की हुई है उन्होंने, कि जब हम बॉडी पे क्लिक करते हैं तो बॉडी जहाँ पे ख़त्म होती है वो तो हाईलाइट होता है, लेकिन साथ साथ एक लाइन चल रही है रेड कलर की। ये तो इस पर कोड ही वो थोड़ा लिखा हुआ है पेज पे। जैसे मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, ये देखो इतना ज़्यादा कोड लिखा है। अब मुझे अगर पता लगाना हो कि मेरी कौन सी डिव कहाँ क्लोज़ हो रही है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये लाइन चलने लगी। ये देखो जहाँ पे लाइन जा रही तो मैं आराम से ढूंढूंगा यहाँ क्लोज़ हो रही है। इतना हिस्सा इसके अंदर आ रहा है।
ये चीज़ उस विजुअल स्टूडियो में भी नहीं है, ये इसके अंदर है, इसलिए इसी को मैं अक्सर इसको भी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से कोड कॉपी करके उसमें भी पेस्ट हो सकता है। हाँ, कोड कॉपी करके इसमें भी पेस्ट हो सकता है, ये कोड एडिट करने के लिए भी यूज़ होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि जितना हमने एक दफ़ा पेज खोल लिया है, उस पर काम कर रहे हैं, गलती से लाइट ऑफ हो जाती है, हम इसको बंद करना भी भूल जाएं, अगर इसको हम काम करते उठ के छोड़ जाएं तो एक दफ़ा इसमें जो चीज़ लिखी गई ना ये सेव ही रहती है बस। अब मैं ऐसे ही बंद कर दूँ सेव किए बगैर, तो ये जब भी मैं खोलूँगा इसने ऐसे उधर से खुलना है और इसमें चीज़ यहीं लिखी हुई होंगी, हमारी चीज़ें सेव भी रहती हैं। बल्कि इसके अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, सेव नहीं की और अब लाइट बंद हो कुछ हो गया तो इसको इसमें सेव नहीं रहना, अगर हमने साथ साथ सेव नहीं किया हुआ तो। खैर ये समझ आई ये एक्सटर्नल, इंटरनल और ये तीनों टाइप की जो CSS है किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैं ये दिखाने लगा था, RM वेबसाइट के ऊपर जा रहा था तो उसके अंदर इसके अंदर ये CSS की फ़ाइल है। अब देखो तो ये एक ही फ़ाइल के अंदर कितना ज़्यादा हमने कोड लिखा हुआ है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्टाइल, जो स्टाइल सब पे अप्लाई होना है पेज पे, जो सेम रहना है वो सेम सब पे अप्लाई हो रहा है, जो चेंज होना है वो हम ID क्लासेस के थ्रू हम उसको चेंज कर लेंगे। ये ID को मैं बताऊँगा आगे तो फिर सारी समझ आ जाएगी, ये ID ये क्लास को हमने यूज़ किया हुआ है। तो इससे ये नहीं होता कि एक ही पेज के ऊपर हमने जो कोड लिखा है वो हर पेज के अंदर हम चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। हम उसके लिए IDs और क्लासेस यूज़ करेंगे। मैंने वैसे क्लास के अंदर तो बताई थी ID क्लास, तो याद है कि भूल गई भी यार। हाँ ID तो काफ़ी उधर बताई थी, ये हैश के साइन के साथ। तो ये अब आगे जब करेंगे सही तरह से तो फिर ये याद होने लग जाएंगी। ये कि इस तरह की चीज़ें हैं जो ये बार बार यूज़ होती हैं, अगर काम करते रहो तो भूलेंगी नहीं फिर ये चीज़ें। अभी आज के लिए इतना ही ठीक है। ये तीनों टाइप की CSS हो गई। एंकर टैग हमने कवर किया है, और हमने क्या किया है, इमेज लगाना है। हाँ इमेज लगाना देखा है। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देना है, और जो जो चीज़ें इसमें आती जाएंगी साथ साथ मैं बताता चला जाऊँगा कि टैग कैसे यूज़ करेंगे, CSS यूज़ हो रही है। सर वो आपने सर लेक्चर कहाँ पे सर, वो अभी तक दिया नहीं है। वो अभी मैं अपलोड करता हूँ, अभी लिंक ले लेना, ऑनलाइन ही रहना यहाँ स्काइप पे। ऑनलाइन ही है। हाँ मैं सेंड कर देता हूँ, बल्कि इसको स्टॉप भी कर दूँ।